मेरे सभी शेरों शेरनियों का एक बार फिर से ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की संरचना, कार्यविधि, ट्रांसफार्मर के प्रकार, समीकरण, सारा गरम मसाला इस छोटे से वीडियो में होगा ताबड़तोड़ आप लोगों के सामने। अरे इसको तो मैंने कहीं देखा है। अच्छा अच्छा, जो घर के बाहर देखोगे गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, तो ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। जी सर, उसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। समझ रहे हो ना? तो ट्रांसफार्मर छोटू सा भी होता है। आपके बैटरी चार्जर देखियो ना, जो लाते हो चार्जर वाला मोबाइल चार्जर, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। अंदर सारा खेला है, बता रहा हूँ। इस छोटे से वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। और देखिए यहाँ पर मैं पूरा गरम मसाला देखिए आप लोगों के सामने पहले से लिख दिया हूँ, ताकि आपको बस केवल समझाते हुए और आप लोग गर्दा गर्दा मचाइएगा एग्जाम में, ठीक है ना? सारा गरम मसाला एकदम लिख दिया गया है। तो चलिए मेरे भाई करते हैं शुरुआत ताबड़तोड़ में, ठीक है ना? कि ट्रांसफार्मर पहले होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर पहले हम लोग थोड़ा सा पिक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कुछ पॉइंट, ठीक है ना? उसके बाद बढ़ेंगे। आपको याद नहीं करने दूंगा, आपको बस केवल समझना है। यहाँ अंदर मेरे भाई, इसके अंदर गरम मसाला भरो, एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाना। देखो आप यहाँ पर देख रहे होगे, ये जो ट्रांसफार्मर जो दिखाया जा रहा है ये सब पावर ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना? ये सब क्या है? पावर ट्रांसफार्मर है मेरे भाई, ठीक है ना? ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप स्टेप डाउन सारा गरम मसाला होता है। देखिए तो मैं सिर्फ दिखा रहा था कि ताकि बच्चों के माइंड में ये जाए कि अच्छा इसी के बारे में हम लोग, अरे यार सर जी इसको तो मैंने देखा है, ये तो हमारे स्टेबलाइजर में होता है। हाँ हाँ बस बेटा बस बस उसी के बारे में। देखिए और यहाँ पे देखिए ये जो है आप देख रहे होगे, ये इसकी संरचना देखिए ऐसी होती है। इसको, इस वाले को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और इस वाले को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। हाई जो मेरे भाई बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोर है। क्या है? कोर है। देखिए वाइंडिंग ऐसे भी होती है, वाइंडिंग जो है ऐसे भी होती है, ठीक है ना? अंदर सारा गरम मसाला है। रुक जा मुझे बताना है कि आप लोगों के एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है ना? ये सब सिर्फ देखना था। अब देखिए ट्रांसफार्मर जब आएगा तो कहना कि ट्रांसफार्मर भैया एक स्टैटिक डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है बताओ? स्टैटिक डिवाइस का मतलब ये होता है कि ये बताइए ट्रांसफार्मर में क्या कोई घूमने वाला पार्ट होता है? मोटर के तरह, जनरेटर के तरह? नहीं ना। मतलब उसमें सारा जो पार्ट होता है स्टैटिक, स्थिर होता है, ठीक है ना? तो लिखिएगा ट्रांसफार्मर मेरे भाई, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है। क्या होता है? स्टैटिक डिवाइस होता है। देखो लिखा है ना, जो एसी के वोल्टेज लेवल को, देखो एसी के वोल्टेज को कम अधिक करने के काम आता है। अच्छा, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आता है। लेकिन किंतु किंतु इस क्रिया के दौरान बेटा एक चीज सेम रहती है, जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज करंट अधिक कम होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम होगी और पावर भी सेम होता है आइडियल केस में। अंदर सारा मसाला है। लेकिन आप लोगों को यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, चाहे मेरे भाई कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके यदि सिलेबस में ट्रांसफार्मर है तो आज के बाद इसको कभी नहीं भूलोगी, बुढ़ापे तक याद रहेगा। अपने बाल गोपालों को, नाती पोतों को भी बताओगी, ठीक है ना? देख भाई, तो क्या बोलोगे? ये सब आप यहाँ पे लिखिएगा। देखिए किंतु इस क्रिया के दौरान फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इतना बात यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा। कर लोगे ना? अब देखिए, अब यहाँ पर करने के बाद एक छोटू सा एक डायग्राम बनाइएगा, ऐसे गोला सा, ये इस तरह से ब्लॉक डायग्राम। और यहाँ पे लिखिएगा कि सर जी मैं यहाँ पर जो है दे रहा हूँ, ये वोल्टेज V1 है और यहाँ वोल्टेज V2 होगा। वोल्टेज V1 है तो V2 होगा, लेकिन करंट I1 है तो यहाँ पर I2 होगा। ये इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है ना? लेकिन मेरे भाई ये ट्रांसफार्मर जो होता है ना, हमेशा एसी पर कार्य करता है। एसी दोगे ना, एसी जब दोगे तो बाहरवा जो है आउटपुट पर एसी ही फेंकेगा। मतलब ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता है। क्योंकि मेरे भाई डीसी पर कार्य करेगा ना, क्योंकि डीसी पर कार्य करेगा ना तो गर्म हो जाएगा, उसकी जो वाइंडिंग होगी गर्म हो जाएगी। गर्म होके जो है धीरे धीरे जो धुआं फेंक देगा मेरे भाई। अंदर सारा खेला है, ठीक है ना? तो ये सब बातें ये जो है यहाँ पर इस पेपर में इतना
लिख दीजिएगा ये वाला मसाला, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर की परिभाषा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो एसी की मतलब लाइन वाले ना एसी के वोल्टेज लेवल को कम अधिक करने के काम आता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर इस क्रिया के दौरान फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति सेम होती है और यहाँ पर इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम ये, ठीक है ना। मतलब मेरे भाई एग्जामिनर को खुश करना है ना, बोर्ड एग्जाम देना है 2024 वाला 25 वाला। अब देखिए लास्ट में स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, रुक जाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सिंबल भी दिखा दीजिएगा, टीचर को ये वाला सिंबल ऐसे बना दीजिएगा कि सर जी ये देखिए हो गया सिंबल, ठीक है ना। इसको सिंबल बोलते हैं, ठीक है, संकेत बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और जो ये दिखाई दे रहा है भाई साहब ये सब क्या है, ये कोर है, क्या है, कोर है, ठीक। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर मेरे भाई कार्य करता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपके सर जी वाइवा में पूछते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर जी ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के म्यूचुअल इंडक्शन पर, सर जी म्यूचुअल क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सर जी अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, प्रेरण क्या होता है, अन्योन्य वाला, म्यूचुअल वाला क्या होता है, हम पढ़ा रहे हैं आपको और आप ही पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर होता है सेल्फ इंडक्शन, क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, लेकिन हम सप्लाई दे रहे हैं आपको और बगल का पड़ोसिया जो है ना वो सुन के पढ़ रहा है, तो वहाँ पर होता है म्यूचुअल इंडक्शन, समझ रहे हो ना, अंदर सारा खेला है, ठीक है ना। तो देखो तो यहाँ पर आपको पेपर में लिखना है, तो आप बोलिएगा कि ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत हाँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण के म्यूचुअल इंडक्शन मतलब मेरे भाई अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। रुक जाए इसको थोड़ा सा जो है बना दें, ठीक है ना, पर कार्य करता है मेरे भाई, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पर कार्य करता है, लिख लोगे ना। मैं 13 बार क्यों बोल रहा हूँ बार बार, ताकि आपके दिमागवा में यहाँ पे फिट हो जाए, ठीक है ना, गर्दा मचा लोगी। अब देख मेरे भाई संरचना आएगा, तो संरचना में आप इस छोटू सा फिगर को जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए, इस चेहरे को गौर से देखिए, ऐसे होता है ना, तो गौर से देखिए इस स्ट्रक्चर को, ऐसे आप जो है एक बना देंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे जो है आप वाइंडिंग ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। मेरे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न को हम लोग बोलेंगे N1 और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न को बोलेंगे N2, ठीक है। और सप्लाई जो दे रहे हैं मेरे भाई, तो यहाँ का जो करंट आएगा I1 और यहाँ का जो करंट जाएगा इधर I2। लिखने का तरीका पहले समझो, यूपी बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, चाहे जो भी बोर्ड एग्जाम है, गर्दा, हाँ गर्दा मचाना है। और यहाँ का जो भाई जो वोल्ट है जो दे रहे हैं ये क्या है, V1 है, ससुरा इस फोटो में नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है ये V2 है। और इसमें बस पिक्चर को जो समझ लिया गर्दा गर्दा मचा देगा, E1 है और यहाँ पर आएगा E2, ठीक है ना। इसमें इस प्राइमरी वाले में E1 आएगा, E1 का मतलब स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल, हिंदी में बोल दिए मेरे भाई, स्व प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है E1। और इसमें आएगा म्यूचुअल आएगा। तो डरो नहीं यार, अभी अंदर यहाँ देखो मसाला लिखा गया है, काहे टेंशन लेने अब कहाँ टेंशन ले रहे हो, रुक जाओ समझो। तो यहाँ पर ये फिगर आप लोग बना लोगे, हो जाएगा ना। और यहाँ पर टर्न N1 ये N2 हो जाएगा, V1 ये V1 तो ये V2, ये E1 ये E1 तो ये E2, ठीक है ना। अब देखिए अच्छा बताइए हम सप्लाई भाई किसको दे रहे हैं, इसको न दे रहे हैं भाई, प्राइमरी वाइंडिंग को भाई सप्लाई दे रहे हो ना। अरे यार हम प्राइमरी वाइंडिंग को ना सप्लाई दिए हैं। तो देखो कार्य विधि में क्या लिखोगे पहले समझिए, देखिए स्टेप 1 एग्जामिनर को खुश करने के लिए देखो ऐसे लिखते हैं। स्टेप 1 में जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को क्या देते हो, एसी सप्लाई, देखो लिखा गया है जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तब कौन सा खेला होता है, तो भाई सप्लाई कहाँ दिए हो, प्राइमरी वाइंडिंग में, तो प्राइमरी वाइंडिंग में ही खेला होगा। देखो तो
तब यहाँ पर लिखा है कि ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर के, देखो ट्रांसफार्मर में क्या लिखा है यार, गलत लिखा है, ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन कारण, ट्रांसफार्मर के ऐसे रहेगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, बोलो, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन, प्राइमरी वाइंडिंग में होता है सेल्फ इंडक्शन और सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है म्यूचुअल इंडक्शन। इस बात को ध्यान देना, प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण खेला होता है, E1 आता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण खेला होकर E2 आता है। तो वही लिखा गया है कि जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दिया जाता है तब ट्रांसफार्मर में सेल्फ इंडक्शन के कारण प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ, मतलब मेरे भाई E1, क्या E1 प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, इस ईएमएफ को कहते हैं स्वप्रेरित ईएमएफ। ईएमएफ का हिंदी होता है विद्युत वाहक बल जी। तो कितना लंबा कहाँ लिखोगे, ठीक है ना, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर खाली छोड़ा गया है मेरे भाई फैराडे के अनुसार। यहाँ पे कहना कि फैराडे मामा बताए थे कि भैया देखो E बराबर होता है -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है, नेगेटिव साइन तो लेंज दिए थे, ठीक है ना। देखो भाई, तो ये होता है, लेकिन प्राइमरी वाइंडिंग वाला खेला है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे देखो सूत्र से तो यहाँ पे लिख दो E1 बराबर -n1 डी डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। हमारा मन होगा मेरे भाई तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, E1 इक्वल टू -n1 डी फाई बाई डी टी, ऐसे भी होता है। समीकरण 1 मेरे भाई मान लोगे ना। अरे यार ये फार्मूला होता है, पहलका वाला है, तो E की जगह E1, n की जगह n1, सारा खेला हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा स्टेप 2 में। अब बताओ, प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में जा रहा है ना। देखो क्या लिखा गया है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स लिखा है, देखो पढ़ लो, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है। क्या होता है? लिंक होता है। तो वहां पर मेरे भाई कौन सा खेला होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में? म्यूचुअल इंडक्शन होगा। क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन होगा, मतलब अन्योन्य प्रेरण होगा। तो थोड़ा सा इंग्लिश या इजी लगता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है के कारण, ठीक है ना, के कारण उसमें भी सेकेंडरी वाइंडिंग में भी एक ईएमएफ आएगा। उसे E1 नहीं, उसे E2 कहेंगे। देखो वही लिखा है, देखो जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है, इसलिए सेकेंडरी वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ प्रेरित हो जाता है, उसे कहेंगे E2। क्या कहेंगे मेरे भाई? उसे E2 कहेंगे। इस ईएमएफ को अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ ना कहते हैं, ठीक है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अब देखिए भैया फैराडे के अनुसार तुरंत लिखेंगे E2 बराबर -n2 डी फाई बाई डी टी कर दो, चाहे डेल्टा लगा दो, ठीक है ना, या ठीक है E2 इक्वल टू -n2 डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2 कर लोगे ना मेरे भाई? कर लोगे ना भाई मेरे शेर जबाजों? क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है, क्लास 12 फिजिक्स ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल चल रहा है मेरे भाई, ठीक है ना, हम गर्दा। अब देखो फार्मूला आ गया, तो एग्जामिनर को खुश करना मेरे भाई, कहना कि समीकरण 1 अभी हम लोग जो पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे लिखिएगा E1 बराबर क्या पढ़े मेरे भाई? n1 ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी पढ़े ना, और E2 पढ़े हैं, E2 इक्वल टू -n2 डेल्टा फाई बाई ये पढ़े हैं। अब सुनो, 2 में 1 का भाग देना होता है इक्वेशन 2 में, समीकरण 2 भागे समीकरण 1 कर लोगे ना? कर लोगे तो देखिए, तो ये हो जाएगा E2 बाई E1 हो जाएगा। जरा बताओ मुझे, ये सेम टू सेम है ना, ये सेम टू सेम है, तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा? n2 बाई n1, और माइनस माइनस भी कट जाएगा, n2 बाई n1। तो एक तुम्हारा फार्मूला आ गया, ठीक है ना, ये वाला आ गया। अब देखो भाई यहीं पर कहना
कि सर जी आइडियल केस में क्या होता है, V1 का मान E1 के बराबर होता है और V2 का मान E2 के बराबर होता है। तो इसलिए हम देखो एक नया फार्मूला फिर ला दिए, E2 की जगह लिख दीजिए V2 और E1 की जगह V1 और बेचारा ये तो रहेगा ही N1 N2 N1। ठीक है, हो गया, आ गया। अब देखिए इसके बाद जो है करंट में भी लाना है, तो कहना आइडियल केस में जो है पावर, फिर कहना पावर जो है प्राइमरी का P1 बराबर P2 होता है। तो P का फार्मूला होता है V1I1 और इसका होता है V2I2। अब बताओ यहाँ पर ये I1/I2 बराबर क्या होगा, बताओ। I1I2 को इधर लेते आओ, बस हो गया, थोड़ा सा और है, इसको इधर ला देंगे, ये हो जाएगा V2/V1। आ गया ना। तो देखो ये भी घेरा घेरी कर लेना, और उसके बाद कहना मेरे भाई अब देखो अंदर खेला और है, तो यहाँ पर कह देना, यदि मैं आपको पूरा दिखाना है तो मान लीजिए आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो अब डायरेक्ट देखो भैया ये लिख देना, ठीक है ना, कि सर जी E2/E1, ठीक है ना, और यहाँ पर V2/V1 और N2/N1। लेकिन जरा ध्यान देना मेरे शेरों, I जो होगा करेंट I1 तब ये I2 होगा, मतलब V2/V1 E2/E1 N2/N1, लेकिन करंट क्या होगा, यह I1/I2। ठीक है ना, क्योंकि वोल्टेज अधिक है तो करंट कम होता है, करंट अधिक है तो वोल्टेज ना कम होता है। ठीक है, इक्वल टू भाई हो जाएगा नियतांक के को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। ये तुम डायरेक्ट लिख देना, मत ये सब लिखना। लेकिन भाई जो बच्चा पूरा लिखना चाहता है, पढ़ने में ठीक ठाक है, तो ऐसे करके लिख देगा, डिवाइड करके ये आ जाएगा। उसके बाद जो है ये दोनों बराबर होते हैं तो कह देगा समीकरण 1 2 3 से मिला के लिख देगा। और भाई देखो एक तो और होता है कि यम एफ, ठीक है ना, प्राइमरी का और सेकेंडरी का यम एफ, ठीक है ना मेरे भाई, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स सेकेंडरी का, ठीक है ना, ये दोनों जो है इक्वल होते हैं। तो यहाँ से N1I1 बराबर N2I2 से निकल आएगा, ठीक है ना। ये सब खेल होता है, अंदर खेला है, तो आप लोग टेंशन न लीजिए, आपको इतना नहीं लिखना है, बस आप जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो मेन फार्मूला है ये वाला, बस इसको जो लिख दीजिएगा, ठीक है ना, यूपी बोर्ड का बच्चा, ठीक है ना, इतना भी सही है। उसके बाद मेरे भाई देखो ट्रांसफार्मर के प्रकार, बस खत्म मेरे भाई, 2 मिनट रुक जाओ। ट्रांसफार्मर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या, स्टेप अप स्टेप डाउन, तो वह ट्रांसफार्मर देखो, वह ट्रांसफार्मर जिसमें लिख करके मेरे भाई 3 बात दिखाना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, फिर लिखना ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं हेडिंग वाला, जो हेडिंग में लिखी हो। देखो स्टेप अप का मतलब भाई ये हो गया कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न है ना, ये टर्न वो अधिक होगा, क्या होगा, अधिक होगा। जब अधिक होगा तो वहां का वोल्टेज भी अधिक होगा, लेकिन ससुरा करंटवा जो है ना कम होगा। तो लिख दो वह ट्रांसफार्मर जिसमें, देखो ये देखो दिखाएगा ना, ये N2 है, ये N2 है और ये N1 है, मतलब N2 बड़ा होगा N1 से तो V2 बड़ा होगा V1 से, लेकिन करंट जो है I1 बड़ा होगा I2 से। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को हेडिंग वाला कहते हैं, मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये पिक्चर मेरे भाई बना देना, सेकेंडरी वाला टर्न जो है ये वाला अधिक कर देना बस, और इसी का उल्टा लिख दो, बस इसी का उल्टा लिख दो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जिसमें देखो भैया, अब यहाँ पर N1 है और ये N2 है, और मेरे भाई ये क्या है, N2 है। रुक जाए 1 मिनट, यहाँ पे रैबिट है ना, तार काट देगा। देखो N1 है और N2 है, ठीक है ना, तो N2 जो है अब कम हो गया ना, मतलब N1 अधिक है, तो कहना N1 अधिक होता है N2 से, V1 अधिक होगा V2 से, बट यहाँ पर I2 अधिक होगा I1 से, ठीक है ना, इसी का उल्टा लिख देना, ठीक है उसे। और ये पिक्चर मेरे भाई बना लेना, पिक्चर जो है बना लेना, काम खत्म। और मेरे भाई रुक जाओ, आप लोग मारिए स्क्रीनशॉट, लेकिन मैं बता दूं, रुक जाओ, शुरू से मारना। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य कर सकता है कि नहीं, तो इसमें लिखिएगा ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, इसका अलग से वीडियो मतलब आ जाएगा, ठीक है, वरना ऐसे लिख सकते हैं आप, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं तो
कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर जोड़ेंगे तो उसके वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होगी। मतलब कुल मिला जुला के बस इतना लिख देना यार, छोटा सा बात है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है उसमें करंट इतना अधिक आएगा ना कि वो गर्म हो जाएगा, हीट अधिक पैदा करेगा। जब हीट अधिक पैदा करेगा ना तो धुआं फेंक देगा। ठीक है ना। देख भाई, ये सब तुमको ये जानना था, जान गए, और इसका तो मारना नहीं है स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। यही होता है। अब देखिए यहाँ पर मारिए स्क्रीनशॉट, मारिए। ट्रांसफार्मर वर्किंग प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत, संरचना। तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। यम के सर जी का मेरे भाई चैनल है, भूल मत जाना, घंटा घंटी दबाई दोगे, मुझे पता है नए होंगे तो, ठीक है ना। देखिए ये सिद्धांत वाला मार लीजिए, मारो मेरे भाई, मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन तरीके से गर्दा मचा देना, ठीक है ना। ठीक है। देखो कार्य विधि लोग लिखवाते हैं ये बड़ा, लेकिन आप जो छोटू सा लिखिएगा यार। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में सेल्फ इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ आता है E1 फैराडे के अनुसार, और प्राइमरी वाइंडिंग का कुछ फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक होता है, तो वहां पर भी म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक E2 आता है, फिर फैराडे के अनुसार। फिर दोनों समीकरण का डिवाइड कर देंगे लल्ला, दोनों का डिवाइड कर देंगे, खेला हो जाएगा E2/E1 इक्वल टू N2/N1। और कहना आइडियल केस में, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में, आदर्श जी, आदर्श बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। वहां पर क्या होगा कि E1 का मान E2 के बराबर होगा, E2 का मान V2 के बराबर होगा। तो एक और नया आ जाएगा, पावर को इक्वल कर दोगे तो एक और आ जाएगा, फिर सबको बराबर कर देना, खेला हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये तुम्हारा जो ट्रांसफार्मर के प्रकार है, ठीक है ना। तो आप लोग यदि यहाँ तक देख चुके हो मेरे भाई तो कमेंट जरूर कर देना, यम के सर जी लगाना मत भूलना, ठीक है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, प्लेलिस्ट बना है, गरम मसाला पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।